नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे जो सेबी ने नया प्रस्ताव रखा है। यहां पर ईटीएफ्स में जिस तरह की प्राइसेस में उठापटक है और वॉलेटिलिटी हमने भारतीय बाजारों में देखी है, सेबी का प्रस्ताव ये है कि यहां पर प्राइस बैंड सर्किट फिल्टर्स लगा दिए जाएं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, किस तरह से बाजार इसे देखता है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे अतिरिक्त चीनी एक्सपोर्ट को मंजूर और किस तरह का आगे जाकर यहां पर नंबर्स देखने पड़ सकते हैं भारतीय बाजारों में, इस पर भी होगी बातचीत। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं मेरा एसेट म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ ईटीएफ प्रोडक्ट एंड फंड मैनेजर सिद्धार्थ श्रीवास्तव। साथ ही आइस्ता के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी जुड़ेंगे हमारे साथ और निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के कुणाल शाह भी होंगे। सोना चांदी पहले आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पर गिरावट थी थर्सडे को, लेकिन फ्राइडे को एक बढ़त देखने को मिली थी और मंडे आज फिर से कुछ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार। भारतीय बाजारों की बात की जाए तो हम यहाँ पर डिस्काउंट पे कारोबार कर रहे हैं। काफ़ी हद तक यही हाल यहाँ पर चाइना का भी है। तो भारतीय बाजारों में गिरावट ज़्यादा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतनी नहीं है। चांदी भी आप देख सकते हैं करीबन 2.5% की गिरावट भारतीय बाजारों में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ये 2% से कमज़ोर ही है। सोना भी लेकर आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने $5,000 प्रति आउंस के आसपास के लेवल्स यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, लेकिन $50 की गिरावट यहाँ पर भी। कुणाल, कैसे देखते हैं आप गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस मूवमेंट्स यहाँ से और क्या करने की राय है? मेरी राय में, जैसे मैं लास्ट 2 हफ्ते से कह रहा हूँ कि टेम्पररी पीक आउट हो चुके हैं दोनों, और मुझे अभी भी कोई मेजर अपसाइड नजर नहीं आ रही है। ये हफ्ते चाइनीज मार्केट बंद होने के कारण थोड़ा बहुत और सेलिंग हमें क्योंकि अभी तक जो सपोर्ट मिल रहा था सिल्वर में, वो स्पेशली इट वाज कमिंग फ्रॉम चाइना। तो इन दी एब्सेंस ऑफ चाइना वी सी फर्दर सिल्वर डाउन जा सकता है। सो आई थिंक इट कैन गो जी कुणाल। सो $70 तक सिल्वर मुझे ड्रिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और गोल्ड भी अराउंड फिर से $1,400 तक ड्रिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। चांदी में आपने क्या कहा, चांदी कहाँ तक जा सकती है? $70 ऑन कॉमेक्स। तो एमसीएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो तकरीबन और 15 से 20 हज़ार रुपये नीचे ये हफ्ते जाने की चांसेस है। रुपी कैसे देखेंगे आप कुणाल, क्योंकि यहाँ पर जो इनिशियल हमने पुल बैक आता हुआ देखा था, उसके बाद हल्की हल्की गिरावट रोजाना यहाँ पर देखने को मिल रही है। 90.70 पर रुपया फिर से। यस, ओवरऑल रुपी का जो व्यू है, अभी आपने जैसे बीच में स्टेटमेंट आते हुए देखे थे रशिया से, उसके कारण डॉलर स्ट्रांग हो गया था। बट रशिया ने उसको कहा है कि दे विल कंटिन्यू टू डू देयर परचेज इन अदर करेंसी एंड देयर करेंसी। तो ऐसा नहीं है कि वो 100% डॉलर पे चले जाएंगे। तो मेरी राय में रुपी 91 के ऊपर अभी शॉर्ट टर्म में नहीं जाना चाहिए, और ऑन द डाउन साइड फिर से 89, 90, 90 तक आ सकता है इन नेक्स्ट 8 to 10 डेज। कुणाल, मेटल्स कैसे देखेंगे आप यहाँ पर, कॉपर स्पेशली? कॉपर, वी आर बुलिश ऑन कॉपर। मुझे कॉपर ये हफ्ते में चाइनीज मार्केट द सेम लॉजिक which I said for silver, it is applied on copper also. In the absence of Chinese market, I believe copper can drift lower, but 1180, 1170 would be the good levels to re-enter in long position. और कॉपर के शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों के फंडामेंटल मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो कॉपर खरीदारी की राय है, क्या यही सिनेरियो बाकी मेटल्स में भी है? Yeah, even with the aluminum, see the smelting capacity आप देखेंगे कॉपर और एल्यूमिनियम में, आप 10% अगर स्मेल्टिंग कैपेसिटी रिमूव करते हैं तो दोनों में सप्लाई साइड से शॉर्टेज का माहौल बन जाता है, और ये डेफिसिट आगे अगर बढ़ती है तो प्राइसेस में एक अच्छा इजाफा देखने मिल सकता है। कुणाल, साथ ही साथ क्रूड पर भी एक राय लेना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ गिरावट है। ट्यूसडे इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि यूएस ईरान की न्यूक्लियर कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी और यूएस की जो यूक्रेन रशिया की बातचीत है वो भी यहाँ पर इन सम सेंस स्टार्ट होगी। सो ट्यूसडे दोनों ही तरफ से शायद कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे, लेकिन उसके पहले भी जिस तरह की सरप्लस की सिचुएशन है आईईए के द्वारा, ओपेक शायद प्रोडक्शन फिर से बढ़ा सकता है, तो अभी भी स्थिति सरप्लस वाली। सी ओवरऑल ऑयल में सरप्लस है, बट अगर आप देखेंगे यूएस में है आफ्टर 4 years फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ द पोलर वर्टेक्स जो स्टॉर्म हमने देखा था, यूएस का ऑयल का प्रोडक्शन ड्रॉप हुआ है। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर पर्मियन बेसिन से फर्दर प्रोडक्शन ड्रॉप होता है, सो दैट इज व्यूड एज अ बुलिश बेस के सिनेरियो। सो मुझे ऑयल अराउंड $60 to $61 के बीच में लेने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। ऊपर में WTI $68-70 तक जाने की जगह है, थोड़ा ब्रॉडर व्यू है।
और शॉर्ट टर्म में भी मुझे लग रहा है डिप्स पे बाय करना चाहिए। ओवरऑल ट्रेडर्स को भी मेरा बाइंग का ही व्यू है क्रूड ऑयल में। ऑल राइट, तो सोने चांदी में कुछ बिकवाली की एक्सपेक्टेशन है 4900 गोल्ड में, $70 चांदी में, कॉपर में अच्छी खरीदारी की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जहां तक कच्चे तेल की बात है कुछ मुनाफा वसूली यहां पर जारी रह सकती है। कुणाल एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और एक व्यू भी देने के लिए। वेल, जो बड़ी खबर हमने ओवरनाइट आते हुए देखी, रादर वीकेंड पे आते हुए देखी, वो ये थी कि हमने यहाँ पर सेबी की तरफ से प्रपोजल आता हुआ देखा है कि जहाँ तक ETFs की बात है, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर, यहाँ पर प्रस्ताव है कि प्राइस बैंड्स लगा दिए जाएं, सर्किट फिल्टर्स लगा दिए जाएं, जो T2 है उसे T1 में शिफ्ट कर दिया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मिरा एसेट म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ ETF प्रोडक्ट एंड फंड मैनेजर सिद्धार्थ श्रीवास्तव हैं। सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। अब ग्लोबल मार्केट्स हैं, ग्लोबल कमोडिटीज़ हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है और कई बार हमने थोड़ा सा डाइवर्जेंस भी यहाँ पर ETF मार्केट्स में आता हुआ देखा है, लेकिन सेबी के प्रस्ताव के बारे में आप यहाँ पर क्या कहेंगे और कितना फीजिबल रहेगा ये? बात है कि T-2 से T-1 मूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज ETF में जो भी सर्किट्स लगाए जा रहे हैं, सिर्फ कॉमोडिटी में ही नहीं, इक्विटीज में भी, वो T-2 NAV के बेसिस पे लगाए जा रहे हैं। तो जो वेंसडे को फॉर एग्जांपल जो सर्किट सेट होते हैं वो मंडे डिक्लेयर्ड NAV के बेसिस पे होते हैं, एंड हेंस उसमें एक दिन का लैग आ जाता है, जिसकी वजह से सर्किट्स कई बार सही तरीके से डिफाइन नहीं होते। अगर स्पेशली अगर T-1 डे पे मार्केट में ज्यादा मूवमेंट हो गया तो, एंड जैसा हमने गोल्ड एंड सिल्वर में स्पेशली देखा है पिछले एक महीने में, तो ये प्रस्ताव काफी अच्छा है कि T-2 से T-1 पे मूव करना चाहिए। कैसे करना है वो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप स्पॉट की बात करें, जब ETF की बात करते हैं तो आप क्या एक्सचेंज की क्लोजिंग प्राइसेस लेने वाले हैं, या फिर इंडिकेटिव NAV लेने वाले हैं, या फिर T-1 NAV लेने वाले हैं? सो ये है जो इसके बारे में सेबी ने कंसल्टेशन पेपर में पूछा है। एब्सोल्युटली, ये ऑफ कोर्स एक चीज़ यहाँ पर है, लेकिन आप प्राइस बैंड्स कैसे देखते हैं? अगेन माय क्वेश्चन सिद्धार्थ की, ये ग्लोबल कमोडिटीज़ हैं, किसी किसी दिन काफ़ी वॉलेटाइल रह सकती हैं, जैसे हमने पिछले कुछ दिनों में देखा भी है। एवरीडे वो सिनेरियो नहीं रहता है, लेकिन अगर हम 6% पे इसे रोकते हैं, 15 मिनट फिर कुछ करने नहीं देते हैं, कितना चलेगा या फिर ये एज अ प्राइस बैंड? आई थिंक मेरी ओपिनियन है कि प्राइस बैंड के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचने की जरूरत है, बिकॉज एक राय जो भर के आई थी एंड हो रहे सिद्धार्थ से यहाँ पर फिर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी ग्लिच है उस लाइन में, लेकिन दो तीन चीज़ें हैं जो यहाँ पर सेबी ने प्रपोज करी हैं। ऑफ कोर्स पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि काफ़ी सारी कंसर्न्स यहाँ पर ETFs को लेकर हैं, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर, जिस तरह की वॉलेटिलिटी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। आपको याद दिला दें कि एक समय ऐसा भी था पिछले साल में जहाँ पर चांदी के ETFs एज ऑफ नाउ सस्पेंड भी करने पड़ गए थे, क्योंकि जिस तरह का प्रीमियम यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में बनता हुआ नजर आया था। लेकिन अब जो चीज़ें यहाँ पर हैं कि पहले 6% का इनिशियल बैंड लगाया जाएगा, उसके बाद 15 मिनट का कूलिंग ऑफ दिया जाएगा, 20% तक यहाँ पर ऊपर नीचे हम यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में यहाँ पर मूवमेंट देख पाएंगे। सर्किट फिल्टर्स की भी यहाँ पर ऑफकोर्स यहाँ पर बात की गई है। सिद्धार्थ, कैसे देखेंगे आप इसे? क्या आपको लगता है ये बेहतरीन, मे बी दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू कंटेन किसी तरह की वॉलेटिलिटी? सिद्धार्थ से अभी भी यहाँ पर कोई संपर्क नहीं है। ओके सिद्धार्थ, आप कैसे देखते हैं बाकी के सभी प्रपोजल्स? आपकी लाइन बीच में कट गई थी, हम सुन नहीं पाए। सॉरी अबाउट दैट। बेसिकली जो बैंड्स प्रपोज हुए हैं उस पर थोड़ा ज्यादा सोचने की जरूरत है। मेरे हिसाब से एक ओपिनियन आई थी कि ETF ट्रेड कर रहे थे, लेकिन MCX फ्यूचर्स पे सर्किट लग गया था, तो काफी लोगों ने इस चीज के ऊपर ओपिनियन जाहिर किए थे। लेकिन फ्यूचर्स बेसिकली एक अलग सेगमेंट है। कॉन्टेंगो बैकवर्डेशन पे हो सकता है, प्रीमियम डिस्काउंट अलग लेवल्स पे हो सकते हैं, जबकि ETF एक स्पॉट मार्केट को ट्रैक करता है। सो थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ेगी। एज ऑफ नाउ इनिशियली 6% प्लस 3% का जो बैंड है मे क्रिएट सम इश्यूज, बट सेबी का ये प्रपोजल है, हम लोग अपनी ओपिनियन देंगे, बिकॉज अगर इनलाइन नहीं रहा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स
में अगर मूवमेंट ज्यादा रहा और ईटीएफ यहाँ पे ट्रेड करना हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, दैट विल, उससे भी ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, बिकॉज ईटीएफ का फायदा है कि इंट्राडे बाइंग सेलिंग अलाउ होनी चाहिए जो भी राइट लेवल्स चल रहे हैं। सो इस पे थोड़ा ज्यादा सोच देने की जरूरत है। T-2 से T-1 एक अच्छा सुझाव है। सर्किट बैंड्स लगाना 6%, 9% एक्सेट्रा कॉमोडिटीज में स्पेशली, इसमें आई थिंक ज्यादा डिवेल करने की जरूरत रहेगी सेबी द्वारा। एब्सोल्युटली एग्जैक्टली मेरा वही सवाल आपसे था सिद्धार्थ। ईटीएफ्स गोल्ड एंड सिल्वर में काफ़ी नई चीज़ है यहाँ पर इंडियन मार्केट्स के लिए। गोल्ड ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ समय से रहा है, सिल्वर काफ़ी रिसेंट है और सिल्वर ने आते ही यहाँ पर काफ़ी धूम टाइप्स भी मचाई है, जिस तरह की वॉलेटिलिटी और जिस तरह के कंसर्न्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। आपको लगता है अपार्ट फ्रॉम जो सेबी ने यहाँ पर प्रपोज किया है और थोड़ा सा डीप डाइव करने की ज़रूरत है यहाँ? यहाँ पे बेसिकली कॉमोडिटी सेगमेंट में इस समय जो NAV वैल्यूएशंस होता है वो हर एएमसीज की अलग प्रैक्टिस होना अलाउड है। तो एएमसीज अपने बेसिस पे प्रीमियम डिस्काउंट डिसाइड कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर का, एंड NAV कैलकुलेशन में से इंक्लूड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि ईटीएफ रिटर्न्स में डिफरेंस आते हैं। साथ ही साथ आईनाव कैलकुलेट करने का, जो कि इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू है कि इंट्राडे में भाव क्या होना चाहिए, उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस वेल जी हाँ, उसके लिए भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। और एक नया एसेट क्लास उभर के आया है ये यहाँ पर इंडियंस के लिए, और हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड नंबर्स यहाँ पर जैन के महीने में आते हुए देखे हैं। 24,000 करोड़ यहाँ पर गोल्ड में और करीब 9,500 करोड़ यहाँ पर हमने चांदी में आता हुआ देखा। तो रिकॉर्ड नंबर्स और ओवरटेक किया इक्विटी मार्केट्स को भी यहाँ पर गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स ने जैन के महीने में। पर जिस तरह की वॉल्टिलिटी आई है उसके बाद सेबी ने यहाँ पर काफ़ी सारे प्रपोजल्स डाले हैं, पब्लिक व्यू मांगा है। तो जैसे हमें सिद्धार्थ बता रहे थे कि वो भी यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे एज अ कंपनी, तो देखना होगा किस तरह के नए रेगुलेशंस यहाँ पर बनकर आते हैं। वेल इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात अब चीनी की कर लेते हैं। हमारे साथ आइस्ता के चेयरमैन प्रफुल्ल वटलानी है। प्रफुल्ल जी, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और चीनी जब खबरों में लगातार बनी ही रहती है, यहाँ पर दो चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। एक तो ये कि एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या हाल है, जो रिव्यू होने वाला था वो हमने यहाँ पर होता हुआ नहीं देखा है, और जिस तरह के क्रॉप नंबर्स अब बनते हुए नजर आए हैं, सारी की सारी एसोसिएशंस के अलग हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो जहां तक निर्यात की बात है, हमारे 3 डिमांड थी। एक थी एमएसपी की, एक 5 लाख टन एक्सपोर्ट शुगर की, और ये 5 लाख टन इथेनॉल की। तो इथेनॉल का और डाइवर्जन किया जावे सुक्रोज का, ये डिमांड थी। मैं आज आपकी चैनल से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे फूड सेक्रेटरी श्री संजीव चोपड़ा जी और शुगर के हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर श्रीवास्तव दोनों काफी क्लेवर निकले, और उनके पास तो वैसे सोर्स भी काफी है। कंज्यूमर अफेयर्स है, एग्रीकल्चर है, स्टेट वाइज कमिश्नर शुगर है। तो ये, और वो अच्छी तरह से प्रेशर को, और जो लॉबिंग की प्रेशर रहती है और उसको समझते भी है, उसको हैंडल करना भी जानते हैं। ये जो 5 लाख टन निर्यात की जो परमिशन दी गई है, उसमें एक क्लोज डाला गया है कि 70% यानी 3.5 लाख टन की परवानगी जो है वो 30 जून तक ही है, और उसके बाद में गवर्नमेंट ने वो परवानगी दी नहीं है, और अप्रैल से तो ब्राजील आ रही है। आज की तारीख में मनीषा जी मैं आपको बताऊंगा कि द बेस्ट क्वालिटी दैट इज बिलो 40 एक्यूंजा रिफाइंड शुगर इज अवेलेबल फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पोर्ट ऑफ, जो पोर्ट पे जो रिफाइनरी है जो इंपोर्ट करके निर्यात करती है, दे आर ऑफरिंग एट 39,000 एक्स मिल, सॉरी 39,000 एफओबी। तो यहां से इंडियन शुगर की कोई पेरिटी नहीं है। तो जो लोबिंग थी उसको भी ठंडा कर दिया, और जो चीनी बचानी थी चीनी भी बचा ली। तो इसके आगे मेरी एक सरकार को जो है वो हमेशा रिक्वायरमेंट है वो एमएसपी की है, और वो काफी जायज है, और वो उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फूड भी काफी मेहनत कर रहे हैं 1.5-2 साल से। होता है कुछ सीनियर लेवल पे नहीं हो पा रहा है, पर अगर एमएसपी जो आती है तो फार्मर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी अच्छी रहेगी। चाहे वो फिर भले 41 पे नहीं करे, 37 पे करे, 38 पे, पर करना जरूरी है। अगर ये नहीं करते हैं तो जिस तरह से एक विस्पर आ रही है कि अगले साल 325-30 लाख टन की चीनी बन जाएगी,
तो उस समय न पेरिटी इथेनॉल की रहेगी और न ही पेरिटी एक्सपोर्ट की रहेगी, और चीनी यहाँ ग्लल्ट हो गई तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जो इंटरनेशनल मार्केट जो काफी नीचे है, उसकी जी। वजह से निर्यात, जैसे मैं आपको एक नंबर शेयर करना चाहता हूँ, वो आइस्ता ने जो रिसर्च की है, ये अपने 12 फरवरी तक सिर्फ 2,10,000 टन का एक्सपोर्ट हुआ है। फिजिकल एक्सपोर्ट सिर्फ 2,10,000 फ्रॉम फर्स्ट 15 लाख टन अलॉटमेंट। तो अभी टोटल है वो कोई 4 लाख टन से ऊपर भी निर्यात होने की कोई संभावना नहीं है। और जो फाइनली जो हाँ जी, क्रॉप के नंबर्स जो हैं उस पे क्या कहेंगे आप? उसके जो आपने बोला है, तो दो रिस्पेक्टेड एसोसिएशन है, इस्मा और नेशनल फेडरेशन, उन्होंने अभी रिवाइज नहीं किया। उनके इनिशियल नंबर है 315 लाख टन और 309 लाख टन। हमारी रिसेंट जो 29 जनवरी के नंबर है जो 296 का है। तो ये 296 पे भी हमें जो फीडबैक मिले हैं वो काफी इस तरह से आ रहे हैं कि शायद वो 290 बने या 285 बने। तो डाउनवर्ड ट्रेंड के ही आ रहे हैं, अप ट्रेंड के अभी तक तो नहीं आ रहे हैं। जैसे ये दोनों एसोसिएशन रिवाइज नंबर डालेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। हमारे आइस्ता के हिसाब से डेफिनेटली ये 296 के ऊपर तो नहीं है, 296 के नीचे हो सकती है, जिसके लिए हम फेब्रुआरी में सेकंड एस्टीमेट एंड में लेके आएंगे। और इसकी जो आपने कहा कि शुगर की पोजीशन कहाँ बनती है, तो देखिए 330 लाख, ये मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 29 जनवरी के हिसाब से, 330 लाख टन का सुक्रोस, 34 लाख टन डाइवर्जन, और 296 का हमारा नंबर है एज ऑन 29 जनवरी फॉर शुगर प्रोडक्शन। अभी उसको बैलेंस शीट में आपने मांगा तो बैलेंस शीट के हिसाब से 47 लाख टन ओपनिंग स्टॉक था, 296 का उत्पादन, तो 343। उस समय हमने 8 लाख टन एक्सपोर्ट की, निर्यात की एक संभावना बताई थी, जो अभी भी बन सकती है, क्योंकि अभी जो ये 5 लाख टन का कोटा है वो ट्रेडेबल नहीं है। वो जी। इंडस्ट्री जाती है जिसको फिजिकल एक्सपोर्ट कर सकते हैं उनको ही कोटा मिलने वाला है। तो ये अच्छा है, जो समझो कोई 80 से 100 रुपया प्रति क्विंटल का एक प्रीमियम चल रहा था जिनको एक्सपोर्ट नहीं करना है, वो प्रीमियम अभी जीरो हो गया। और 287 डोमेस्टिक कंजप्शन है, तो 47 का ओपनिंग था, 48 का क्लोजिंग रहेगा। ओके, ऑल राइट मिस्टर विटलानी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो पूरा का पूरा मैथ्स और टेबल रेडी रेकनर आपके सामने है कि किस तरह के नंबर्स यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ऑफकोर्स जैसे कहा गया, बार बार कहा गया कि एमएसपी बहुत ज़रूरी है, किसी भी नंबर पे लेके आएँ, लेकिन एक रिविजन यहाँ पर करना बनता है। कुछ मूवमेंट इस हाल पर ज़रूर होनी चाहिए। वेल, किसी के साथ लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC आवाज and India Bonds presents Bond Street. नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और भारतीय बॉन्ड बाजार में आज भी हल्की सी तेजी जारी है, और ये इसलिए है क्योंकि अमेरिका में महंगाई के आंकड़े उम्मीद से यहाँ पर कम देखने को मिले हैं, और इसलिए यूएस में दरें घटने की जो उम्मीद है वो यहाँ पर कुछ बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि इवन एज भारत का बॉन्ड मार्केट करीब 3 लाख करोड़ का है, लेकिन एक्सपर्ट्स को लगता है कि कॉरपोरेट बॉन्ड्स यहाँ पर लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और आगे जाकर बेहतर परफॉर्म्स और एक्रेडिशंस भी देख सकते हैं। 2 से 4 साल की मैच्योरिटी वाले जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, और काफ़ी हद तक रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं वो सरकारी बॉन्ड से करीबन 1% ज़्यादा रिटर्न भी दे रहे हैं। मार्केट्स का ये भी मानना है कि आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट की कटौती पर यहाँ विचार कर सकता है, और उसका कुछ फ़ायदा हमने यहाँ पर स्ट्रीट पे आता हुआ देखा है। इंटरेस्टिंगली निवेशक यहाँ पर अच्छे क्रेडिट स्प्रेड वाले जो बॉन्ड्स हैं उसको लॉक करना चाहते हैं, और ये जो आरबीआई की रेट कटौती की बात है ये FY26 के आखिर तक या शायद मुमकिन हो सकता है। एज ऑफ नाउ ये नैरेटिव मार्केट में बिल्डअप होता हुआ नजर आया है, इसीलिए धीरे धीरे पैसा यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो सकता है, और ये पैसा शायद गवर्नमेंट बॉन्ड से यहाँ पर निकल के भी आ सकता है। एज ऑफ नाउ जिस तरह का निवेश ट्रेंड है वहाँ पर एज ऑफ नाउ अक्रूवल स्ट्रैटेजी पर फोकस नजर आता है। 103 साल वाले जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं यहाँ पर लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी भी है। इससे इस सेगमेंट में स्प्रेड अच्छे माने जा रहे हैं और इसका फ़ायदा भी देखने को मिला है। जस्ट एज अ रेडी रेकनर आपको बता दें कि अगर हम क्रेडिट रेटिंग और रिटर्न्स यहाँ पर देखें तो AAA वाले जो क्रेडिट रेटिंग के जो बॉन्ड्स हैं यहाँ पर 7.5 से 8.5% तक जो है रिटर्न मिलता है, और जहाँ तक इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात है वो काफ़ी हाई है। AA वाले जो बॉन्ड्स हैं वो 8.5 से 10.5 तक आपको रिटर्न्स देते हैं, और यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है उसको अच्छा माना जाता है।
जो ए कैटेगरी है यहाँ पर 10.5 से 12.5% तक रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की सेफ्टी जो अब देखने को मिलती है वो एवरेज रिस्क माना जाता है, एंड देन लो एवरेज माना जाता है। और जो BBB है यहाँ 12.5 से 15% है और इसको रिस्क औसत के नाम से भी देखा जाता है एज इन सेंस ऑफ सेफ्टी, और काफ़ी हद तक मार्केट्स इन सभी के बीच में निवेश करती हुई नजर आई भी हैं। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.